जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म बायोलॉजी। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। कि माइटोकॉन्ड्रिया किस टाइप की ऑर्गेनेली है और इसको इतना इम्पोर्टेंट क्यों कंसिडर किया जाता है, कौन से ऐसे फंक्शंस ये परफॉर्म करवाती है जिसकी वजह से इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है सेल के अंदर। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, इसकी शेप की बात करें तो ये रोड शेप्ड ऑर्गेनेली है, यानी कि लंबाई के अंदर मौजूद होती है। और ये रोड शेप्ड ऑर्गेनेली होने के साथ पावर जनरेटर या पावर हाउस ऑफ सेल भी है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज पावर जनरेटर ऑफ सेल, या इसी के लिए दूसरा वर्ड पावर हाउस का भी यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये एटीपी की फॉर्मेशन करने में अपना रोल प्ले करती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डियर स्टूडेंट्स, जितने भी इस दुनिया में ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो एनर्जी का मेन सोर्स होता है, हम भी जो खाना खाते हैं, खुराक खाते हैं, वो एट द एंड हमारे सेल्स के अंदर एटीपी के अंदर ही कन्वर्ट होती है। और उसी एटीपी एनर्जी को हम यूटिलाइज करके मूवमेंट कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, इवन हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है। तो बेसिक एनर्जी करेंसी जो है दैट इज एटीपी। और इसी एटीपी को बनाना माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है हर सेल के अंदर। तो इसी वजह से सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर जनरेटर या पावर हाउस का नाम दिया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसीडर्ड एज पावर जनरेटर ऑफ सेल। नेक्स्ट यदि कि माइटोकॉन्ड्रिया की शेप देखें तो आपको नजर आ रहा है कि इसके अराउंड एक जो ब्लैक कलर की नजर आ रही है दैट इज आउटर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर दूसरी एक मेम्ब्रेन होती है जो कि कन्वुलेटेड होती है, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी होती है, उसके अंदर बल मौजूद होते हैं, दैट इज इनर मेम्ब्रेन। So there are two membranes of mitochondria, the outer membrane and inner membrane. अब अगर आप आउटर मेम्ब्रेन को देखें तो आपको नजर आ रहा है ये जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज स्मूथ, बिल्कुल जो है वो स्मूथ है, कोई इसके ऊपर बल मौजूद नहीं है। तो आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ है कि द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ, पहली चीज। दूसरी चीज, इट एक्ट एज अ सीव, ये सीव का रोल प्ले करती है। क्या मतलब है इसका? कि ये फिल्टरिंग का काम करती है, फिल्टरिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स। के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस आ भी रहे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से जा भी रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बड़ा मॉलिक्यूल जो है और हर तरह का मॉलिक्यूल जो है इसकी आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके चला जाए। जो आउटर मेम्ब्रेन है ये एक किस्म का सीव का रोल प्ले कर रही है। सीव कहते हैं कनेक्शन को, एक ट्यूबुलर कनेक्शन। तो आउटर मेम्ब्रेन जो कि एक सीव लाइक कनेक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये आउटर मेम्ब्रेन बड़े मॉलिक्यूल्स को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर नहीं होने देती, लेकिन छोटे मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया को क्रॉस करके जा सकते हैं। तो इसी वजह से लिखा हुआ है फिल्टरिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स को फिल्टर करने का काम करती है। अब अगर आप इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर बल आपको नजर आ रहे हैं, इन्हीं बल को बेसिकली कन्वुलेटेड कहते हैं। देयर आर मैनी कन्वुलेशंस, या इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कन्वुलेटेड, टेढ़ी मेढ़ी है, उसके ऊपर बल मौजूद है। और ये जो आपको इन फोल्डिंग्स भी नजर आ रही हैं, ठीक है, एक तो टेढ़ी मेढ़ी है, दूसरी अंदर भी धंसी होती है, इन फोल्डिंग्स मौजूद हैं। तो इन्हीं इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टी का नाम दिया जाता है। देयर आर इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड दीज इनफोल्डिंग्स आर कॉल्ड एज क्रिस्टी। इन इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टी कहते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी ये फ्लूइड होता है यहाँ पे, उस फ्लूइड को मैट्रिक्स कहते हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सो क्रिस्टी हैव मैट्रिक्स, क्रिस्टी के अंदर मैट्रिक्स मौजूद होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हमने बात की कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एटीपी को बनाना, ये पावर जनरेटर है सेल का, पावर हाउस भी है। तो बेसिकली इस एटीपी को बनाने के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं, और वो एंजाइम्स भी इसी क्रिस्टी या इनर मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ है
there are enzymes that involved in cellular respiration. सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है जिसके नतीजे में एटीपी एनर्जी बनती है, तो उस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होने वाले जो एंजाइम्स हैं वो भी इसी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होते हैं, इनर मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अब उसमें सबसे पहला जो उसने एंजाइम बताया हुआ है दैट इज ये जो रेड कलर के आपको नजर आ रहे हैं, these knob like particles are present on inner membrane. The inner membrane have knob like particles, और इन्हीं नोब लाइक पार्टिकल, नोब हम इसको क्यों कह रहे हैं, जब इसको एक को बड़ा करके देखा जाता है तो आपको नजर आ रहा है उसका एक एंड जो है ना वो बल्कि सा है, नोब की तरह है। तो इसी नोब लाइक पार्टिकल्स को डियर स्टूडेंट्स F1 पार्टिकल्स का नाम दिया जाता है। These knob like particles present on the inner membrane of mitochondria, these particles are called as F1 particles। और ये particles basically एक किस्म के एंजाइम है जिसको ATP सिंथेज एंजाइम भी कहा जा सकता है। F1 particles are also called as ATP सिंथेज एंजाइम, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP बनाने में यही F1 पार्टिकल्स या ATP सिंथेज एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम कर रहे होते हैं। आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। हम अभी तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिर्फ यही डिस्कस कर रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एटीपी को बनाना, और वो एटीपी बेसिकली इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, जिस तरह से F1 पार्टिकल्स है और दूसरे बहुत से एंजाइम्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होती है, इस सब की डिटेल आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। आप वहां पे देखेंगे किस तरीके से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो एटीपी के अंदर कन्वर्ट होता है, कैसे सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, कैसे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है। अभी के लिए सिर्फ ये याद रखिएगा कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एटीपी सिंथेज एंजाइम है, उनका काम एटीपी बनाना है। और साथ दूसरी बात ये याद रखिएगा, इसी इनर मेम्ब्रेन के साथ और बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, जिसके दौरान इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और एट द एंड एटीपी एनर्जी बन जाती है। नेक्स्ट है जी फंक्शन, क्योंकि हमने अभी बात की कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही एटीपी की फॉर्मेशन करना है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज एटीपी, व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ एटीपी। सो फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन एक नाइट्रोजनस बेस है और उसके साथ 3 फॉस्फेट जो हैं वो अटैच होते हैं, जिसको हम एटीपी का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इस दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म है, हम भी इवन खाना खाते हैं, हमारा खाना जो है वो एट द एंड जो है ना वो सारे मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में टूट जाते हैं, प्रोटीन के अमाइनो एसिड में, लिपिड्स जो है ना वो फैटी एसिड्स के अंदर टूट जाते हैं और फर्दर उनकी मेटाबॉलिज्म होती है। जब ये ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस होती है, उसको तोड़ा जाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को। फिर उसके बाद जो है वो क्रेब्स साइकिल चलता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है और उसके नतीजे में एटीपी एनर्जी बन जाती है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो एटीपी एनर्जी बनती है एट द एंड, हमारे लिए वो एटीपी ही एनर्जी सोर्स है। बेसिकली खाना हमें एट द एंड एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता है और माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल के अंदर उस एटीपी को बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। सो वी कैन से ATP is the energy currency of all living organisms and all its cells। ATP बेसिकली एनर्जी करेंसी है। यही एनर्जी करेंसी सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान बनती है। ठीक है जी, एनर्जी करेंसी फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन
और फिर उसके नतीजे में हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो इसी एटीपी की एनर्जी को यूज़ करते हुए हो रहे होते हैं। हम मूव कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम जो है ना वो बात कर रहे हैं, हमारे अंदर जितने भी मस्कुलर एक्टिविटी हो रही है, हमारे अंदर जो है वो डाइजेस्टिव एक्टिविटी हो रही है, हमारे सेल्स के अंदर इवन काफ़ी ज़्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो ये जितने भी रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, वो बेसिकली एटीपी को एज अ एनर्जी सोर्स या एनर्जी करेंसी के तौर पर यूज़ करते हैं और हमारी पूरी बॉडी की लाइफ एक्टिविटीज़ चल रही होती है। सो वी कैन से एटीपी इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल और पावर जनरेटर ऑफ सेल। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है जो कि प्रोकैरियोट्स की तरह का होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए। have its own DNA, have its own RNA of all kinds। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हर तरह का आरएनए मौजूद होता है। हर तरह के आरएनए में राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए मौजूद है। ठीक है, तो तीनों तरह के आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरीके से राइबोसोम्स में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होते हैं जिनका साइज जो है वो 70s होता है, जिस तरह से बैक्टीरिया का साइज होता है। तो चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए, अपने ही आरएनए और राइबोसोम मौजूद हैं, तो डियर स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। ये बात आपने याद रखनी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। तो आपने बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया हैव इट्स डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया हैव इट्स ओन आरएनए ऑफ ऑल काइंड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव राइबोसोम्स ड्यू टू विच इट कैन रेप्लिकेट इट्स डीएनए, इट कैन इवन रेप्लिकेट इटसेल्फ। कि माइटोकॉन्ड्रिया अपनी ही कॉपीज बनाना शुरू कर देती है या अपने डीएनए की कॉपीज बनाना शुरू कर सकती है, चाहे सेल डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है। नॉर्मली तो ये होता है कि ऑर्गेनेलीज तब डुप्लीकेट होती हैं जब सेल ने डिवाइड करना, तब हर ऑर्गेनेली डुप्लीकेट कर जाती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के केस में ऐसा नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। चाहे सेल रेप्लिकेट नहीं कर रहा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया अपने डीएनए को, अपने आरएनए को इवन जो है वो रेप्लिकेट कर सकती है, अपनी ही फर्दर कॉपीज बना सकती हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास अपने ही सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं दैट आर रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसा इन करैक्टरिस्टिक्स की वजह से ऐसा कंसीडर किया जाता है कि आज से लाखों साल पहले, मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली एक प्रोकैरियोट था। ठीक है, साइंटिस्ट का आपकी बुक में साइड बॉक्स में भी ये बात लिखी हुई है कि बेसिकली माना ये जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये मादी के अंदर पहले एक किस्म का प्रोकैरियोट था। इसके अंदर अपना डीएनए था, अपने ही आरएनए की तमाम टाइप्स थी, अपना ही राइबोसोम था जो कि आज भी मौजूद है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर कैसे हुआ आया, वो हुआ कुछ इस तरीके से कि एक और प्रोकैरियोट था। उस प्रोकैरियोट ने क्या किया, इस माइटोकॉन्ड्रिया को अपने अंदर इंगल्फ कर लिया। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रोकैरियोट के अंदर गया तो इस प्रोकैरियोट ने इस माइटोकॉन्ड्रिया को खाया नहीं, बल्कि दोनों ने एक दूसरे को फायदा पहुंचाना शुरू कर दिया। इस प्रोकैरियोट ने माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो शेल्टर प्रोवाइड किया, होम प्रोवाइड किया, जगह प्रोवाइड की, और माइटोकॉन्ड्रिया ने उस प्रोकैरियोट को एनर्जी बना के देना शुरू कर दी, और इस तरीके से दुनिया में सबसे पहला यूकैरियोट बन गया। ठीक है जी, तो हम जानते हैं यूकैरियोट किसको कहते हैं, जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं। तो जब इस प्रोकैरियोट ने माइटोकॉन्ड्रिया को अपने अंदर इंगल्फ किया तो दोनों ने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लिया, एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर दिया, दोनों ने एक दूसरे को फायदा पहुंचाना शुरू कर दिया, जो कि आज की डेट तक आप बिलियन ऑफ ईयर्स आफ्टर इट्स हैपनिंग आज भी जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर मौजूद रहता है, लेकिन अपनी ही डीएनए की रेप्लिकेशन करवा सकता है, अपनी फर्दर कॉपीज बना सकता है। इसके अंदर प्रोकैरियोट्स वाले ही सारे कैरेक्टर्स मौजूद हैं। तो कंसीडर ये माना जाता है, कंसीडर किया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया मादी के अंदर पहले प्रोकैरियोट ही हुआ करता था, जो कि समहाउ किसी और प्रोकैरियोट ने अपने अंदर इंगल्फ किया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाया, और आज तक वो दोनों सर्वाइव कर रहे हैं। इवन हमारे सेल के अंदर भी साइंटिस्ट का ये मानना है
जो लोग एवोल्यूशनिस्ट हैं, ऐसे साइंटिस्ट जो एवोल्यूशन पे काम करते हैं, उनका ये मानना है कि आज भी हमारे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये बेसिकली मादी के अंदर प्रोकैरियोट ही था, जो कि आज भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के रह रहा है। So that's all about mitochondria. That's all about the structure, membranes and functions of mitochondria। और ये आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर मल्टीपल टाइम आया भी हुआ है। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।